नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ जून 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का सीरीज लेके। पूरा जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे जून महीने का करंट अफेयर्स। और इसमें जो कंपाइलेशन होता है प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल मैगजीन और विजन आईएएस का। और यही कारण होता है कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन भी यहीं से आता है। सारे मैगजीन का एक जगह सारे पॉइंट्स और डेप्थ में सब कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। इससे पहले हम आपको मई 2026 का कंप्लीट जो है वन शॉट वीडियो दे चुका हूं, नहीं देखे हैं जाके जरूर देखिएगा। और कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कंप्लीट लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, सर्वोत्तम है आपके लिए। बीपीएससी एईडीओ होने वाला है ना, बीपीएससी एईडीओ होने वाला है आपके लिए, सर्वोत्तम है। बीएसएससी CGL4 है ना, बड़ी संख्या में भर्ती है। बीएसओ या फिर बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सीरीज है। करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा इतना करने के बाद जो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं भाई कौन कौन से कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोगों का सेक्शन रहने वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार स्पेशल का कंप्लीट करंट अफेयर्स को करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बीपीएससी में भर भर के प्रश्न आ रहा है यहाँ से। देखिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से अब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो नहीं छूटना चाहिए। लगभग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात कर लो तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में लगभग 5 से 6 आ रहा है क्वेश्चन। आर्थिकी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ये सारे सेक्शन में आपको बता चुका हूँ ना। उसके बाद अगला सेक्शन हम लोगों का है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पूरा करने वाले हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, और साथ में कुछ विविध वाला सेक्शन जो होता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और पूरे जो है जून 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाए। अच्छा, इसी कड़ी में बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि हमें सर सारे सेक्शन का अगर बुकलेट चाहिए है ना, और साथ में कंप्लीट जो है प्रीलिम्स का क्लास चाहिए 72वीं बीपीएससी के लिए, तो कैसे जुड़ना है ना। तो देखो भाई, हम आपके लिए कंप्लीट सीरीज मात्र जो है 999 में, इसका फी कम करके मात्र 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, सारे सेक्शन का आपको। और ये पूरे तरीके से समर्पित है 72वीं बीपीएससी के लिए, यह बैच है ना 72वीं बीपीएससी के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा। अभी जो करंट अफेयर्स हम आपको करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स का 2 सीरीज करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और करना भी पड़ेगा। तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच में, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। नंबर है 7319924130, क्योंकि यही कॉलिंग नंबर भी है, पेमेंट का नंबर भी यही है, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे। ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, करंट अफेयर्स का 2 सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। एक तो थ्योरी जो पूरे डेप्थ में रहता है, और दूसरा जो सीरीज हम आपको करवा रहे हैं MCQ प्लस जो है, क्योंकि उसमें जो है मंथली बैच देता हूँ, 100 MCQ रहता है फ्रेंड्स, और उसमें जो है 200 वन लाइनर रहता है ना, जो कि ये मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ लगभग 30 से 35 मिनट में। जाके देखिएगा वीडियो, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसे भी पूरा करिएगा। और जो डिटेल वाला भी जो करवा रहा हूँ इसे कर लीजिए, बस उतना ही करना है। परीक्षा में क्वेश्चन 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा, समझ रहे हो ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बिहार वाला सेक्शन को पूरा कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 स्टार कर लीजिए। 2-3 नहीं बोलूंगा, 5 स्टार कर लीजिए ना, 5 स्टार कर लीजिए। अब ये चर्चा में इसलिए है, अच्छा ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, डेट देकर प्रश्न पूछ लेता है। तो 16 अप्रैल 2026 को किसने, तो महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में कौन सा, तो आप देखेंगे तो पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में किया गया है, और बिहार के बेगूसराय जिला में, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि इस अभियान में मातृ एवं शिशु पोषण, एनीमिया रोकथाम और संतुलित आहार अपनाने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना।
अब कहिएगा यहाँ से थीम पूछ लेता है, तो इस बार का जो थीम था 2026 के पखवाड़े का मुख्य विषय था, थीम था कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इतना। कहाँ पे? तो बिहार के बेगूसराय जिला में आयोजन हुआ पोषण पखवाड़ा का। ठीक है, कब हुआ, डेट भी आपने देख लिया। चलिए बढ़ जाते हैं अगले। हमारे नए सीएम साहब है सम्राट चौधरी। अब देखिएगा, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिए हैं। आप सबको पता है 15 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने नंबर का पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना 21वें नंबर का मुख्यमंत्री के रूप में है ना शपथ लिए हैं। शपथ कौन दिलाते हैं भाई? तो आप कहिएगा राज्यपाल दिलाते हैं। आपके पॉलिटी का क्वेश्चन भी बन गया, जिससे जिससे जो है राज्य में नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल जो है समाप्त होगा। अब देखो शपथ ग्रहण की बात कर ले तो पटना के राजभवन में राज्यपाल अभी बिहार का कौन है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना, चूंकि चेंज हो गया है। तो राज्यपाल है यहाँ पे आप देखिएगा, तो इसका नाम है सैयद अता हसनैन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सम्राट चौधरी को क्या दिलाया है ना, ये मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलवाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ये सम्राट चौधरी के बारे में कुछ चीजें हैं, पहले इससे पहले उप मुख्यमंत्री थे ना, आप देख सकते हो, लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा बिहार में विधानसभा में कितने सीटें हैं एक बार देख लीजिए। तो भाई बिहार में, ये बिहार है भाई, बिहार में विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है 243 है ना। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है मेरे भाई, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सैयद अता हसनैन है ना, ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार का पहला है। कहाँ पे है देख लीजिएगा, थीम क्या था इस बार का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हाल ही में पटना के कहाँ पे, ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के अब देखिए बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक है ना कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन हुआ। पहला लाइन ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ, तो बिहार के पटना में। पटना में कहाँ पे, तो पटना के ज्ञान भवन में। अब इस बार का जो थीम था यहाँ पे देख लीजिएगा, इस कन्वेंशन का जो थीम था यहाँ पे देखिएगा है ना, कि परंपरा से प्रगति तक, परंपरा से प्रगति तक, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य है कि किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से है ना परिचित कराना, फसल की उत्पादकता को बढ़ाना और नवाचार के माध्यम से उनकी आय में क्या करना, वृद्धि करना। ये सरकार का जो है क्या है भाई, योजना है। अब यहाँ पे देखिएगा हॉर्टिकल्चर की बात कर ले तो यह कृषि की वह शाखा है, हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा, हॉर्टिकल्चर समझ रहे हो ना, यह कृषि की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जियां, फूल, औषधि पौधे, सजावटी पौधे उनका जो है अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, क्योंकि बिहार 3 हवाई इमरजेंसी रनवे में जो है बिहार में ये विकसित हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अब देखिएगा कह रहा है कि 6 अप्रैल 2026 को जारी योजना के अनुसार बिहार सरकार ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से राज्य में 3 हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं को विकसित करने की घोषणा किया। ठीक है, अब अगला लाइन देखिएगा, थोड़ा सा विमान संचालन की बात कर ले तो इन रनवे पर है ना आपात स्थिति में है ना डसोल्ट जो है राइफल, सुखोई SUM के है ना 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों और जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमानों को जो है यहाँ पे उतारा जा सकेगा। कुछ बेसिक बात है, प्रमुख हाईवे कॉरिडोर की बात कर ले तो यहीं पे देख लीजिएगा, इसमें क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एयर शिप ट्रस्ट की बात करें तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्ली गौरी एक्सप्रेसवे और यहाँ पे राम जानकी है ना, जो कि अयोध्या से जनकपुर पर जो है विकसित की जाएगी। तो ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों कौन कौन सा है यही पूछ लेता है स्टेटमेंट देख के। ठीक है ना, रणनीति स्थान नेपाल सीमा के निकट जो है स्थित होने के कारण ये त्वरित सैन्य है ना प्रतिक्रिया उपकरणों और तैनाती और सीमा निगरानी में सुधार करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों पूछ लेगा क्वेश्चन। चलिए अगला है, क्योंकि ये बिहार का है और इसलिए अभी चर्चा में है। ठीक है, तो देखो भाई 4 अप्रैल को, कब 4 अप्रैल, अच्छा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हेडलाइन क्या है, हेडलाइन है कि बिहार में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना दानापुर बिहटा में हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 4 अप्रैल 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी है, पटना के यातायात को सुगम बनाने के लिए निर्माणाधीन दानापुर से बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहटा हाईवे अड्डा परियोजना का निरीक्षण किया। भाई लंबाई की बात करें तो यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी है ना 4 लेन सड़क है, जिसका मुख्य उद्देश्य पटना से बिहटा हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क स्थापित करना है। ठीक है, प्रमुख हिस्सा यहाँ पे देख सकते हो, जो काम का है हम आपको बता दे रहे हैं। अगला है भाई बिहार पुलिस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस है ना प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित है ना। अब देखिए 1 अप्रैल 2026 को बिहार पुलिस को उनके समग्र दर्शन है ना मतलब प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के है ना समर्पण के लिए कौन सा, तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर है ना पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार पुलिस को। ठीक है, तस्वीर में आप देख रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर को है ना निशान भी कहा, है ना, निशान भी क्या भाई, निशान भी कहा जाता है। यह किसी भी पुलिस संगठन को असाधारण सेवा और बहादुरी के लिए दिया जाता है। सर्वोच्च सम्मान है ये, पुलिस विभाग में पूछे जा सकते हैं ये किससे संबंधित था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। विजेता राज्य की बात कर ले तो आप सबको पता है 2026 में बिहार के अलावा जो है उड़ीसा और सिक्किम के पुलिस बलों को भी सम्मान से नवाजा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा और देख लीजिएगा, विशेष बैच की बात कर ले तो इस सम्मान के तहत बिहार पुलिस को एक विशेष प्रतीक मतलब कि ध्वज प्रदान जो है, प्रतीक चिन्ह या ध्वज कह सकते हो, प्रदान किया गया, जिसे कांस्टेबल से लेकर कहां तक डीजीपी तक के सभी कर्मी अपने वर्दी की जो है बाईं आस्तीन पर जो है ये पहनेंगे। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, ये गर्व की बात है ये। अब यह सम्मान की बात कर ले तो पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी, डायल 112 सेवा, साइबर पुलिसिंग और उन्नत प्रशिक्षण जैसे उत्कृष्ट मानकों के आधार पर जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो ये बिहार स्पेशल के सारे का सारे करंट अफेयर्स था, एक भी नहीं मिस करना है, मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेना है, काम हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला सेक्शन है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ पुनः। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुकलेट मांगते हैं कि सर करंट अफेयर्स का बुकलेट कहाँ पे मिलेगा। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दिया हूँ, ये कंप्लीट करंट अफेयर्स का बुकलेट। और करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ते हैं, दोबारा सुनिए, तो जनवरी 2025 से आपको जून 2026 तक का करना है किसी भी सूरत में, इतना समझिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट बुकलेट जो भी हम आपको करवा रहे हैं, थ्योरी वाला और 1 ईयर भी, ये सब आपको मिल जाता है कहाँ पे, तो पेड बैच में 999 का जो बैच है ना उसमें मिल जाता है। क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, बिहार स्पेशल, कंप्लीट पैकेज है। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाता है, ऑल सेक्शन का आपको पीडीएफ मिल जाता है, उसका बुकलेट मिल जाता है, ठीक है। प्रिंटेबल होता है, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाता है। क्योंकि आप ना करेंगे 35 से 40 दिन में, 50 दिन में, 50 दिन लगभग आपके पास बचा हुआ है, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो आप लोगों को दिया जाए मात्र 999 में, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे, वहीं से सारी चीजें आप एक्सेस कर पाए। चलिए अगला सेक्शन है, यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है क्वेश्चन, कर है कि प्रशासनिक डेटा के समन्वय पर जो है राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब जरा सा देख लीजिएगा, देखिए उड़ीसा में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 19 से 30 अप्रैल को शासन के लिए प्रशासनिक डेटा का, है ना, सामंजस्य विषय पर जो है राष्ट्रीय विमर्श, है ना, राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन आयोजन किया, ठीक है। आयोजक की बात कर लो तो सांख्यिकी एवं क्या है भाई, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसने आयोजन किया था, तो आपने देख लिया। यह शिखर सम्मेलन दिसंबर 2026 में हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों कितने नंबर का देख सकते हैं, 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की एक जो है अनुवर्ती पहल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। आप कहिएगा उद्देश्य क्या है मेरे भाई, उद्देश्य है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के लिए प्रशासनिक डेटा को मानकीकृत, है ना, मानकीकृत करके और नीति निर्माण, सुशासन और जन कल्याणकारी सेवाओं के व्यापक उपयोग हेतु तैयार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो हमारे पीएम मोदी है, तो ये भारत के प्रथम है ना, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रथम वाला। तो भारत के प्रथम उच्च स्तरीय CAPF सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, तो भारत अपने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को नया रूप देने के लिए मई 2026 में पहले उच्च स्तरीय CAPF नेतृत्व सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है ना, ये करने हैं, ध्यान रखना, करने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा जो है 17 अप्रैल 2026 को किया गया और हो भी गया, आपको पता होना चाहिए मई महीने में। अध्यक्षता की बात कर ले तो भाई ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे पीएम मोदी करेंगे, जो CAPF के लिए एकीकृत रणनीतिक दिशा को दर्शाया। उद्देश्य है क्या, तो यह सम्मेलन उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर खतरों जैसे आंतरिक सुरक्षा चुनौती के समाधान पर केंद्रित भाई हुआ है। आप देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, क्योंकि अभी न्यूज में था यार, स्टार मार्क कर लीजिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAPF कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इन बलों में कौन कौन आता है, तो CRPF आता है, BSF, CISF, ITBP, है ना, और SSB शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला अभी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा विस्तार विधेयक अधिकृत, है ना, ये क्या कहता है, तो 17 अप्रैल 2026 को हुए एक ऐतिहासिक मतदान में लोकसभा की क्षमता कितना से 243 अभी है वर्तमान में जिसपे चुनाव होता है, से बढ़कर जो है 850 करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, है ना, लेके गया था, लेकिन ये विफल हो गया। विफल इसलिए हो गया क्योंकि परिणाम क्या आया, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मतदान के परिणाम। तो विधेयक के पक्ष में कितना 298 वोट और पक्ष में 298 वोट पड़े, और विपक्ष के पक्ष में कितना 298 और विपक्ष में कितना 230 वोट पड़े। समझ रहे हो ना, तो कैसे होगा, चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक पारित था, इसलिए इसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो आप समझ ही सकते हो कि 543 का कितना निकालिएगा, तो 2/3 निकालिएगा,
तो इन्हें लगभग 352 वोटों की आवश्यकता थी, है ना, 352 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन पक्ष में पारित होने के लिए पक्ष में कितना वोट चाहिए, 352, लेकिन भाई हुआ कितना भी, उन्हें पक्ष में मिला कितना, तो 298, समझ रहे हो ना। तो आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये विफल हो गया, ठीक है, तो जिससे 54 वोटों से पीछे रह गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। योजना रद्द हो गया है ना, तो 2026 वाला विधेयक क्या होगा, वापस ले लिया गया है। हाँ, महिला आरक्षण पर प्रभाव, तो देखो सरकार का तर्क था कि सीटों के विस्तार से ही जो है महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, जो कि आप सबको पता है नारी शक्ति है ना, वंदना होना चाहिए, है ना, वंदना, ठीक है, वंदन है, अधिनियम को 2029 में लागू करना संभव होगा। अब ये विधेयक गिर गया है, तो जाहिर सी बात है 2029 के आम चुनावों में महिलाओं का आरक्षण के लागू होने पर जो है अनिश्चितता बन गई है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है, और ये डेटा सब आपके माइंड में होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसे माइंड में लिखिएगा। हेडलाइन है कि भारत की 2047 तक कितने, तो आप देख सकते हैं 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता की योजना है ना, 2047 तक ये भारत की योजना है। देखो 17 अप्रैल 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CEA कहते हैं, इसके अध्यक्ष क्या नाम है भाई इसका, तो घनश्याम प्रसाद ने घोषणा किया कि भारत 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा कितना, तो अभी कितना है भाई, 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर बोल रहा है कि भाई करना है इसे 100 गीगावाट 2047 तक, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये सरकार का लक्ष्य है, वर्तमान में कितना है, तो आप देख सकते हो इससे 10 गुना 11 गुना कम है, समझ रहे हो ना। तो 8.8 गीगावाट से बढ़कर 100 गुना, मतलब 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, NHAI की जो है आरोग्य वन पहल, ये क्या है, तो 8 अप्रैल 2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ लगाने के लिए, इस लाइन को ध्यान रखना, इसका नाम है आरोग्य वन पहल शुरू किया है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आरोग्य वन किसने शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया है, तो यही तो प्रश्न पूछता है। तो उद्देश्य है भाई राजमार्गों को हरित परिस्थितिकी गलियारों में बदलना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है बनाना, थोड़ा सा क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा। प्रथम चरण में देखा जाए तो इसमें 62.8 हेक्टेयर में फैले 17 भूमि पार्षल के लगभग जो है कितना, तो 67,462 औषधीय पेड़, जिसमें कौन कौन सा पेड़ रहेगा, नीम रहेगा, आंवला आदि 36 प्रजाति लगाए जाएंगे। प्रथम स्थान की बात कर ले तो पहले जो है ये लोग शुरू करेंगे टोल प्लाजा से, जंक्शन है ना, जो रेलवे जंक्शन होता है वहां पे स्थानों पे वृक्षारोपण पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी, वैसे स्थानों पर जहां पे भीड़ भाड़ इलाका है, आप लोग देख ही रहे हो। अगला है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है ICAR द्वारा विशेष कार्य बल STF का गठन हुआ। अब देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, मतलब कि ICAR ने वैश्विक व्यवधानों के बीच भारत के कृषि लचीलेपन है ना को मजबूत करने के लिए कृषि पर जो है एक विशेष कार्यबल, मतलब STF का गठन किया। उद्देश्य क्या है, क्या होगा उद्देश्य, अच्छा यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते, ध्यान रखना। तो उद्देश्य है, ये तो आपको पता ही है कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तनता है ना, परिवर्तनशीलता और जो है आपूर्ति श्रृंखला में जो है व्यवधान संबंधी चुनौतियों का समाधान कर खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना। अब ये वाला लाइन थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर ले तो 1860 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1929 में स्थापित हुआ। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। कौन सा निकाय है, एक स्वायत्त है ना निकाय है। स्थापना कब हुआ फाइनली, तो आपने देख लिया 1929 है ना। कौन किसके तहत, तो 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने का, ध्यान रखिएगा ऐसे डेटा बहुत पूछता है आर्थिक वाला सेक्शन से जोड़ के, तो 39,272 करोड़ रुपए का निवेश। देखिए 3 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से भारत सरकार द्वारा 39,272 करोड़ के रिकॉर्ड निवेश के साथ भारत मत्स्य पालन क्षेत्र में मजबूत जो है किया। उत्पादन की बात कर ले तो दुनिया का दूसरा सबसे जलीय कृषि उत्पादक है भाई, आपको पता होना चाहिए। 8% वैश्विक उत्पादन है भारत में। प्रीवियस ईयर 2020 की मैं बात कर लूँ में कितना था, तो 141.164 लाख टन से बढ़कर जो है 2020 में इतना था, ठीक है। लेकिन 2025 में कितना हो गया है, तो आप देख सकते हो 197.75 लाख टन हो गया है, जो कि 7% की वृद्धि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बाजार की बात कर ले तो भारत 130 बाजारों में निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा करता है भाई 36.42%, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री, ये पूछे जा सकते हैं लाइन, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। तो यह जो है
10 सितंबर 2020 को 20,050 करोड़ रुपया के कुल निवेश के साथ लॉन्च किया गया था यह योजना। इसका उद्देश्य है 5 वर्षों, ये वित्तीय वर्ष कौन कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर, तो आप देख सकते हो 2021 और 24-25 यहाँ से लेकर यहाँ तक था। इसमें भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का जो है सतत विकास करना था। तो यही कारण है कि लगभग 7% की वृद्धि भी यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये डेटा सब आपको कैसे ध्यान होगा, तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, बुकलेट को प्रिंट आउट करवा के, और डेली आपके आंख से एक बार गुजरना चाहिए, तभी याद रहेगा और तभी पौना फ्लाइट बन जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आता है यहीं से। इंडिया, चूंकि आपको मेंस में भी काम देगा ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट का कितना, तो 2030 तक वैश्विक जो है लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का लक्ष्य है। कब तक, तो इस लाइन से भी पूछे जा सकते हैं कि इंडिया पोस्ट का वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का कब तक जो है लक्ष्य रखा गया, तो 2030 तक। बस ध्यान रख लीजिएगा। तो वही चीज लिखते हैं, केंद्रीय संचार मंत्री ने 2 अप्रैल 2026 को घोषणा किया है कि भाई भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का सबसे महाशक्ति केंद्र बन जाएगा। और इस यात्रा में आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक का जो है केंद्रीय भूमिका होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है यहाँ पे जीएनपीटी से दादरी तक पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पूरा। अब ये क्या है जरा देख लीजिएगा। 31 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर, जैसे हम लोग कह सकते हो WDF को सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया है, जो 100 कितना था, तो सॉरी 1506 किलोमीटर का लंबा था। विस्तार जरा सा देख लीजिएगा। अब इसके बारे में कॉरिडोर की बात कर ले तो महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से ये कहाँ तक, तो दादरी तक फैला है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, बसरा स्मारक में, ये बसरा है, बसरा स्मारक में 33,000 भारतीय सैनिकों का नाम शामिल है। ये क्या है, देखो भाई राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग है ना, कि जो है एक कह सकते पहल के तहत इराक में पड़ता है। ये पूछे जा सकता है कि ये हाल ही में ये बसरा जगह जो है चर्चा में था, किस लिए चर्चा में था, कहाँ पे पड़ता है, किस देश में है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भारत सैनिकों का जो है कितना नाम शामिल है, तो 33,000। ये डेटा अलग से बन के नहीं आता है, तो इसी से सारे स्टेटमेंट बनता है ना, तो सब कुछ एक जगह कर दिया हूँ। तो बसरा स्मारक में 33,000 भारतीय सैनिकों का नाम इसमें शामिल किया गया। ये कहाँ पे है, तो इराक के बसरा स्मारक, इराक में पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय कितना, तो 33,000 भारतीय सैनिकों को नामों को नए डिजिटल पैनल के माध्यम से शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जगह जो बसरा है भाई रट लीजिएगा, कितने भारतीय शामिल थे, तो अब ये की घटना है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो सबको पता है 1914 का। ये डेट पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारत का हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य है भाई, है ना, क्योंकि ये भारत हर जिले में ये ब्लड सेंटर खोल रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि 22 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार भारत ने सुरक्षित रक्त की, है ना, समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए दिसंबर 2000 कब तक, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, दिसंबर 2026 तक हर जिले में कम से कम जो है एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य क्या है, तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि समृद्ध ग्राम पहल, जैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ ना WSIS, मतलब कि वर्ल्ड समिट ऑन द, है ना, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ना, इसे ध्यान रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, पुरस्कार के लिए नामांकित, है ना। अब जरा सा देख लीजिएगा, लाइन पे लिख दूँ, 20 अप्रैल 2026 को संचार मंत्रालय की समृद्ध ग्राम, कौन सा, तो समृद्ध ग्राम पहल को पूछा जाए, इसका शॉर्ट फॉर्म WSIS का, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड समिट ऑन जो है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेज 2026 के लिए नामांकित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखिए। अगला प्रश्न है, अब ये भी टाइम 100 का जो है 2026 का सूची में भारत वैश्विक प्रभाव है, भारत का वैश्विक प्रभाव क्या है, जरा सा देख लीजिएगा। तो 15 अप्रैल 2026 को जारी टाइम पत्रिका टाइम 100 2026 की सूची में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रमुख भारतीय हस्तियों का नाम भी शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख हस्तियां हैं अभिनेता रणबीर कपूर, है ना, गूगल के जो है CEO आप सबको पता है सुंदर पिचाई, और प्रसिद्ध जो है सेफ विकास खन्ना, ये सब शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछे जा सकते हैं कि भारत के कौन कौन से लोग, ये कम से कम रणबीर कपूर, गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, और प्रसिद्ध सेफ विकास खन्ना, तो ये 3 नाम माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र के सहायता निकाय में जो है निर्वाचित, ये थोड़ा सा देख लो, मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र ECOSOC, है ना, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो 8 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने घोषणा किया कि भारत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ECOSOC के प्रमुख सहायक निकाय में जो है क्या हुआ, निर्विरोध चुना गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, गैर सरकारी संगठन समिति NGO 2027 और 30 और कार्यक्रम तथा समन्वय समिति
CPC 2027 से 29 के स्थान मिला है, ठीक है। अगला है यहाँ पे भारत द्वारा कॉफ़ी का कॉरिडोर निर्यात। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो उच्च कीमतों के कारण फाइनेंशियल ईयर जो है, ये फाइनेंशियल ईयर, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी माफी चाहता हूँ, हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में कई बार मिस्टेक। हाँ, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2026 में भारत की कॉफ़ी निर्यात में 17% कितना का, तो ये डेटा ध्यान रखना, 17% की वृद्धि। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है भाई, फाइनेंशियल ईयर जो है कितना है 2026 में 17% की वृद्धि हुई, और यह जो है कितना हो गया, $2.136 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। प्रमुख जो बाजार है कॉफ़ी का, है ना, जहाँ पे भारत जो है निर्यात करते हैं, इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, तुर्की, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके प्रमुख खरीदार है भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने के लिए नए नियम है। ये क्या है नियम, देखो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस लाइन को देखिएगा, तो प्रमोशनल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पूछे जा सकते हैं के तहत नियमों में 22 अप्रैल 2026 को अधिसूचित कर दिया, और ये नियम 1 मई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, ये परिसीमन आप लोग देख ही रहे हो, परिसीमन विधेयक 2/3 बहुमत से पारित होने में विफल। अभी तो आपने ये क्वेश्चन देखा ही था, है ना, 131 नंबर का संशोधन विधेयक था, ये लौट गया है, विफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में महिला आरक्षण कानून लागू। अब देखो मेरे भाई, 17 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभा में महिलाओं के लिए ये, है ना, सीट आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की जो है अधिसूचना जारी किया। संवैधानिक प्रावधान है, आप सबको पता है कि 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभा में 35% महिलाओं का आरक्षण का कानूनी ढांचा तैयार किया गया। अब 106 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और प्रभावी होना, तो ये आरक्षण की अगली प्रासंगिक जनगणना 2027 के आधार पर जो है परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहेज देने वालों की कानूनी सुरक्षा स्पष्ट। अब देखो क्या कह रहा है, 17 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दहेज देने वाले दूल्हा और उसका परिवार, दूल्हा नहीं होगा दुल्हन होगा, दहेज तो दुल्हन की तरफ से दिया जाता है, दूल्हा कहाँ दहेज देता है भाई, तो दुल्हन और उसका परिवार, है ना, विवाद से पीड़ित पक्ष है, आपको पता होना चाहिए, तो उन पर दहेज निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देख सकते हो, अब कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहता है कि यह, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकता है ये कब लाया गया था दहेज निषेध अधिनियम, ये डीट भी पूछ लेते हैं कौन से साल लाया गया था, ठीक है। तो यह अधिनियम सैद्धांतिक रूप से दहेज देने और दहेज लेने दोनों को अपराध मानता है। तो अब जो बोल दिया है कि दुल्हन के ऊपर में ये नहीं लगेगा, क्योंकि यार क्लेम कैसे लग सकता है, लेकिन धारा 7 का क्लॉज 3 से पीड़ित पक्ष को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, राज्यसभा ने उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। अब जरा सा देख लीजिएगा, 16 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने उपसभापतियों के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की, जो 15 अप्रैल 2026 से क्या होगा भाई, प्रभावी हो गया। सदस्यों का मनोनयन की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दलों के 6 जो है, कितने, तो 6 जो है सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, तो नाम भी आप देख सकते हो। भाजपा से दिनेश शर्मा है, और एस जो है फांगनो कोन्याक और घनश्याम तिवारी। कांग्रेस की बात कर ले तो फूलो देवी नेताम, और उसके बाद यहाँ पे AIADMK की कौन है भाई, तो M जो है थम्बी दुरई, और BJD के इसे जो है सम्मित पात्रा है, ठीक है, सम्मित पात्रा, तो 6 लोग शामिल हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। अच्छा, ये तो आपने देख लिया है ना, और ये थोड़ा सा इसलिए न्यूज़ में है, तो 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसको औपचारिक रूप से लागू करने की अधिसूचना जारी किया था, और 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी न्यूज़ में था, और इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा ना, तो संवैधानिक निकाय में बदलाव जो किया गया, तो इसके है ना, इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद कौन कौन सा ये पूछे जा सकते हैं, 330 का A और 332 का 2 जोड़े गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं इसके तहत संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार जो है अभी चर्चा में था। परिसीमन की बात कर ले, परिसीमन आप लोग समझ ही रहे हो ना, जिसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अभी तक टोटल 4 बार परिसीमन हुआ है ना, ऐसा, तो कौन कौन सा वर्ष में हुआ है, ये वर्ष ध्यान रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में करके आप लोग बताइएगा कि कितने बार जो है और कौन कौन से साल में परिसीमन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के SIR है ना में मतदान अधिकार स्पष्ट किए हैं, ये तो आप सबको पता ही है, अभी न्यूज़ में था। 15 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विशेष गहन संशोधन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIR कहते हैं, जुड़े मामलों में फैसला दिया। जिन मतदाताओं की अपील ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जाती है, वे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे, ठीक है।
अब ये जरा सा देखिएगा, ये वाला लाइन, प्री प्राइमरी शिक्षा अधिकार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, ये क्या है? तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्री प्राइमरी स्तर पर जो है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर जो है अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। देखो वर्तमान स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 211, सॉरी इसे सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, हम आपको सही करके दे देंगे। वर्तमान जो है अनुच्छेद 21 का ए होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी ए कर लीजिएगा, टाइपिंग में हो जाता है कई बार मिस, कोई बात नहीं, हम है तो क्या दिक्कत है। तो वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो अनुच्छेद 21 का एक केवल जो है आप देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। देखो ये लाइन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार, ये बहुत पूछता है, अभी न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 का ए को लागू करता है, लेकिन यह वर्तमान में प्री प्राइमरी शिक्षा को कवर नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है आप देखेंगे तो 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जोर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा न्यूज़ में था। अगला प्रश्न है भाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल मतदान की सूची विवाद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था भाई, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, यहाँ पे में होना चाहिए क्योंकि हेडलाइन है तो वो शॉर्ट फॉर्म में रहता ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंचा बंगाल मतदान सूची विवाद। आप लोग देखेंगे अभी कुछ देर पहले हम आपको बताएं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदान सूची के विशेष गहन संशोधन SIR से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि भारत में जन्मे व्यक्ति को मतदान सूची में रहने और मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतदान का अधिकार की बात कर ले तो किसमें है, आप सबको पता है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में, अभी चर्चा में था 326 के तहत किया गया है। मतदान सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत बनाए रखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे स्टैटिक वाला सेक्शन से पूछ सकता है कि अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, चूंकि अभी ये न्यूज़ में था बंगाल वाला मामला लेके, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ASI ने कोणार्क सूर्य मंदिर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ASI ने कोणार्क सूर्य मंदिर में प्रमुख संरक्षण कार्य शुरू किया। देखो भाई 23 अप्रैल 2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASI कहते हैं, ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना, मंदिर की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख संरक्षण परियोजना शुरू की। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, जरूरी है, पूछे जा सकते हैं, है ना। तो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगावंश, है ना, पूर्वी गंगवंश होगा, गंगवंश के राजा, इसका नाम क्या था भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम था नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये इसका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, आपको पता चलेगा, यहाँ पे उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, यह अपनी जटिल पत्थर और नक्काशी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3-4 रन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है VM फ्रेम राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता, ये क्या कहता है। तो देखो सांस्कृतिक मंत्रालय ने वंदे मातरम, कौन सा, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की शुरुआत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है युवा, इसका लक्ष्य है कि युवा रचनाकारों को जो है विजुअल और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पुरस्कार इसमें दिया जाएगा, है ना। तो शॉर्ट फिल्म श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है 15 लाख रुपया है, AI फिल्मों के पुरस्कार के लिए 5 लाख है, और रील्स श्रेणी के लिए ये देख सकते हो 1,50,000 रुपये राशि रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। भारत में स्मारकों को संरक्षण और संवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 अप्रैल 2026 को एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने विरासत संरक्षण को पर्यटन और कूटनीति से जोड़ते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसका वैधानिक ढांचा की बात कर ले तो आप सबको पता है कि मूर्त विरासत, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMASR अधिनियम 1958, ये अधिनियम भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा इसके तहत। तो इसके तहत संरक्षित है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 51 का AF है ना, में स्मारकों की रक्षा का निर्देश देता है। ये इससे संबंधित आर्टिकल दिया जा सकता है, तो पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात कर ले तो इसमें कला, अनुष्ठान और पारंपरिक ज्ञान जैसी जीवंत परंपराएं, जैसे योग, है ना, वैदिक मंत्रोच्चार शामिल है। इन्हें यूनेस्को में जो है कब, 2002 ईस्वी में, 2002 नहीं 2003 में कन्वेंशन के तहत सुरक्षित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अगला जो है, चलिए तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है आर्थिक घटनाक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अभी BPSC का जो ट्रेंड है भाई, भर भर के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि भारत का विदेश मुद्रा भंडार अब जो है 703.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, अब इसके पीछे का कहानी देख लीजिए। 24 अप्रैल 2026 को जारी
आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का कितना, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, तो 703.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अच्छा, ये आंकड़ा फरवरी 2026 में कितना था, तो 728.494 बिलियन डॉलर तक ये पहुंचा था, जो कि अभी आप सबको पता है युद्ध के कारण से ये अभी भी आप देख सकते हो कितना, तो 703.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, ठीक है ना, फरवरी में ये रहा था। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा गिरावट आखिर क्यों आया है, तो वो मेंशन भी कर दिया हूं। तो पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव और जो है रुपये पर दबाव के कारण आरबीआई का डॉलर की बिक्री आप देख सकते हो, बेसिक सच्ची से। अब विदेशी मुद्रा संपत्ति की बात कर ले तो 1.48 बिलियन डॉलर से बढ़कर जो है कितना, तो 557.46 बिलियन डॉलर हो गई है, और यह भंडार का सबसे बड़ा जो है घटक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार कर सकती है बैंकों में वोटिंग राइट्स कैंप की समीक्षा। ये क्या है, जरा सा देख लीजिए, बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों में 26% कितना, इस डेटा को थोड़ा सा माइंड पर रखिएगा, तो 26% वोटिंग अधिकार कैंप की समीक्षा पर विचार कर रही है। वर्तमान जो नियम है आप देख सकते हो, तो यदि कोई विदेशी या रणनीतिक निवेशक किसी निजी बैंक में बड़ी इक्विटी मतलब 74% तक रखता है, तो उसका मतदान अधिकार 26% से अधिक नहीं हो सकता है। तो समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। 5G और 6G टेलीकॉम इनोवेशन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया। इसमें क्या है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री कौन है, ये पूछे जा सकते हैं, चूंकि न्यूज़ में है। तो वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नई दिल्ली में यह लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लॉन्च किए गए हैं, तो नई दिल्ली से। कौन है मंत्री भाई, केंद्रीय संचार मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी ध्यान रखिएगा। बजट आवंटन जो है कब से, तो 2026 से 31 की अवधि के लिए कितना है, ये डेटा थोड़ा सा स्टेटमेंट देके पूछेगा। तो 203 करोड़ का वित्तीय परिव्यय है ना, कौन किसके लिए, तो 2026 से, चूंकि 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, 2026 से 31 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोडीज ने, अब चूंकि ये डेटा भी महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं, तो मोडीज की बात कर लो, तो मोडीज ने भारत का जो फाइनेंशियल ईयर 2027 का विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, तो ये लगाया है 6%। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ कि अच्छा, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा सर कि मोडीज क्या है, भाई मेरे मोडीज एक जो है कह सकते हो कि कंपनी है ना, तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी है ना, जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना से, इस डेटा को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो 6.8 से घटकर 6% का अनुमान किया है। कौन, मोडीज ने किया है। कारण ये बताया है कि पश्चिमी एशिया संघर्ष से ऊर्जा लागत में वृद्धि हुआ है, इस कारण से, ठीक है। अब देखो, यूएन का कहना क्या है, संयुक्त राष्ट्र का कहना क्या है, 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है, इन्होंने बोला कि 2026 में जो है 6.4 और 27 में 6.6 रहने का अनुमान लगा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछे जा सकते हैं। IMF का कहना है, भाई देख लो कि 2026 में भारत के लिए जो है इन्होंने विकास दर जो बताया है कि 6.5% का अनुमान लगा है, जो कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। ये कौन बोला है, IMF ने बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन है कि 2025-26 में, इसमें देखो भाई नए स्टार्टअप को आधिकारिक तौर पे जोड़ा जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कितना है, तो 55,200 स्टार्टअप्स को मान्यता मिला है। अब इस लाइन को देखिएगा, 31 मार्च 2026 को भारत सरकार की मैं बात करूँ तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की कुल संख्या जो है अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 2.23 लाख को पार कर गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूँकि इतना मिलने के बाद, तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी ढांचे के लिए पेशेंट कैपिटल, ये है क्या है भाई, तो यहाँ पे 16 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय ने वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और IMF, कौन विश्व बैंक और IMF की बैठक के IMF बैठकों के दौरान जो है बुनियादी ढांचा परियोजना में घरेलू है ना पेशेंट कैपिटल जुटाने को सरल बनाने के लिए एक विशेष समिति की घोषणा किया। फंड का स्रोत इसमें बताया गया है कि भाई फंड जो है ना, पेंशन फंड होगा जिसमें NPS EPF है ना, बीमा फंड होगा, निजी और LIC, दीर्घकालिक निवेशक जुटाया जाएगा, तो ये सब इसमें शामिल होगा। तो भाई स्टेटमेंट देके भी पूछा जाए तो ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, इसे 5 स्टार कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ 5 स्टार कर लीजिए, कंफर्म जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देख सकते हो, जोनागिरी खदान से जो है
स्वर्ण उत्पादन शीघ्र ही। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो जोनागिरी खदान है कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो 20 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जोनागिरी स्वर्ण खदान परियोजना के शुभारंभ की घोषणा किया, ठीक है, कहाँ से, आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये आज़ादी के बाद, कब, तो आज़ादी के बाद देश की पहली बड़े पैमाने की निजी स्वर्ण खदान ये है। और वर्तमान में केवल आप सबको पता है कर्नाटक में था, आप सबको पता है कर्नाटक के हट्टी खदान प्रमुख उत्पादक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आंध्र प्रदेश में है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने फर्श है, भारत का 2040 कब, तो 2040 तक कोको उत्पादन में क्या है भाई, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। कौन से उत्पादन में, कोको उत्पादन में। अब देखो इसका जो पहला चरण है 2628 में राष्ट्रीय कोको मिशन शुरू किया जाएगा 2628 में। दूसरा चरण जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 28 से 30 होगा, लगभग 1 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 2035 में 50% इनका मांग को पूरा किया जाएगा। और 40 तक शुद्ध निर्यातक ना बनाना। वर्तमान में भारत में देखा जाए तो कितना, तो 866 मिलियन डॉलर तक कोको का आयात होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिए। चलिए अगला सेक्शन है हम लोगों का, आपके सामने देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है चीन द्वारा अटलांटा में विशाल पांडा भेजने की घोषणा। इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपके सामने कि चीन के पांडा कूटनीति कार्यक्रम जारी रखते हुए चीन ने पांडा कूटनीति कार्यक्रम जारी रखते हुए अमेरिका के अटलांटा चिड़ियाघर, ये पूछे जा सकते हैं, जो अटलांटा चिड़ियाघर हाल ही में चर्चा में था, तो ये कहाँ पे है, तो भाई अमेरिका में है अटलांटा चिड़ियाघर। तो चाइना से इसी अटलांटा चिड़ियाघर में 2 विशाल पांडा भेजने की घोषणा किया। चाइना भेजेगा, चीन भेजेगा, ठीक है। अब देखो 2025 में हस्ताक्षर पर समझौता के तहत, ये 2025 में ही समझौता हुआ था, और उसी के तहत जो है चेंगदू रिसर्च बेस से पिंग नर है, और फूसुआंग जो है मादा पांडा भेजे जाएंगे। कहाँ पे भेजा जाएगा, तो अटलांटा चिड़ियाघर, और ये कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को सहायता और रूस पर प्रतिबंध। यूरोपीय संघ, तो अब देख सकते हैं यूरोपीय संघ है। क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को हंगरी का विरोध हटाने के बाद, है ना, हंगरी का विरोध हटाने के बाद, है ना, EU ने यूक्रेन के लिए 90 मिलियन यूरो के पैकेज की मंजूरी दिया। और इसके साथ रूस के खिलाफ कितने, तो 20वें दौर के प्रतिबंधों को भी मंजूरी मिली। हंगरी का विरोध की बात कर ले तो हंगरी जो है उसका PM अभी विक्टर ओबर्न है ने दुजबा पाइपलाइन के माध्यम से रूसी तेल आपूर्ति में व्यवधान को लेकर जो है पहले इस सहायता को जो है ना रोक दिया था, है ना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हो ये क्वेश्चन है कि यूके ने पारित किया धूम्रपान मुक्त पीढ़ी कानून। किसने किया, जो कि हाल ही में चर्चा में है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई किसने किया, तो ध्यान में रखिएगा यूके ने किया। अब देखो मेरा भाई 22 अप्रैल 2026 को यूके की संसद ने तंबाकू और वेप्स विधेयक पारित किया। 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से जो है तंबाकू उत्पादन या तंबाकू उत्पाद खरीद पर जो है अस्थायी रूप से प्रतिबंध करता है ना, जिसका जन्म 1 जनवरी 2009 से उसके बाद हुआ है। न्यूजीलैंड ने इस तरह के जो है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध जो है मॉडल का प्रस्ताव देने वाला पहला देश है। कौन सा, तो आपने देख लिया न्यूजीलैंड। पूछा जाए पहला देश तो न्यूजीलैंड, और यूके ने भी ये कदम उठाया। अगला है भारत व भूटान की 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह का बैठक। ये क्या है, तो 20 से 21 अप्रैल यहाँ पे 20 से 21 अप्रैल को भारत और भूटान के बीच जो है केरलम, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरलम के है ना मन्नार में। अच्छा ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये भारत और भूटान के 7वीं संयुक्त बैठक ये कहाँ पे हुआ था, तो केरल में, है ना, केरल के मन्नार में बैठक आयोजित हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो दोनों पक्षों ने ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन नूमखोर के तहत जो है खुफिया जानकारी साझा करने और तस्करी रोधी तंत्र को मजबूत करने पर जो है बल दिया। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे हुआ, भारत और भूटान के 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह का बैठक, तो ध्यान रखिएगा ये केरल के मन्नार में बैठक हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऑपरेशन के तहत इसमें जो है बातें बताई गई है दोनों पक्षों के लिए, तो ऑपरेशन नूमखोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और भारत भूटान का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदारी, मतलब 80% हिस्सा है भारत किसका, भूटान का, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जापान ने घातक हथियार के निर्यातक पर लगाया प्रतिबंध, ठीक है। अब ये है जापान के प्रधानमंत्री है ना, आप नाम तो पता ही होगा, ये लगातार न्यूज़ में था, साने ताकाइची के कैबिनेट ने जो है अपनी युद्धोत्तर
सुरक्षा नीति, जैसे आतंकवादी शांतिवादी, माफी चाहता हूँ, शांतिवादी संविधान में बड़ा जो है बदलाव किया। जापान अब जो है लड़ाकू जेट और मिसाइल जैसे घातक हथियार जो है यहाँ पे 17 सहयोगी देशों को निर्यात कर सकेगा, ठीक है ना। तो सभी को नहीं, लिए नहीं ये है, चूंकि यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत रूस जो है RELOS संसद समझौते से रक्षा संबंध जो है मजबूत, ये क्या है? तो 20 अप्रैल 2026 को भारत और रूस ने जो है यहाँ पे आप देखिए, अच्छा कई बार आपको ना इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, जो कि अभी न्यूज़ में है, RELOS, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखो भाई, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जो है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, लागू किया है। अब देखो, इससे दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी। भारत को आर्कटिक क्षेत्र में जो है, आर्कटिक क्षेत्र में, जबकि रूस को हिंद महासागर में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा, जो कि ये 19 से 20 अप्रैल के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि भाई 19 से 20 अप्रैल के बीच में भारत के उपराष्ट्रपति किस देश का जो है दौरा किया था। ये क्वेश्चन तो यहाँ से भी डायरेक्टली बन सकता है, श्रीलंका का। तो किसी भारतीय उपराष्ट्रपति की इस द्वीप राष्ट्र की पहली यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए जो है OCI, क्या है भाई, OCI कार्ड पत्रता को 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर जो है 6ठी पीढ़ी तक करने की घोषणा किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं किसके द्वारा किया गया और ये क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि मिस्र और जॉर्डन तक जो है RELIEF रिलीफ योजना का विस्तार, ये क्या है, मिस्र और जॉर्डन। तो 18 अप्रैल को भारत सरकार ने, अब ये RELIEF का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ध्यान रखना। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 18 अप्रैल को भारत सरकार ने रेजिलियंस एंड जो है लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन योजना के दायरे में मिस्र और जॉर्डन को शामिल किया, और यह योजना 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है, तो पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री रसद में आ रही बाधाओं से भारतीय निर्यातकों को ये बचाना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत चीन ने SCO के तहत द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2024 में पूर्वी लद्दाख गतिरोध में कमी के बाद संबंध सामान्य करने की दिशा में यह पहला और औपचारिक SCO परामर्श था। सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और जन से जन संपर्क पर जो है यहाँ पे चर्चा हुआ, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच में पूछे जा सकते हैं। भारत ने कहा कि कनेक्टिविटी पहल पर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए होनी चाहिए। और चीनी विदेश मंत्री जिसका नाम है, तो चीनी विदेश मंत्री जिसका नाम आप देख सकते हो, इसका नाम है यांग ई, मई 2026 में ब्रिक्स बैठक और सी जिनपिंग की मैं बात कर लूँ, सितंबर 2026 में जो है ना, ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये चर्चा में था, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आपसे पूछे जा सकते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में हुआ था और भारत 2017 में इसका जो है बोर्ड का सदस्य बना था। भारत कब, 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है भारत ऑस्ट्रिया फास्ट ट्रैक तंत्र का आरंभ। इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। देखो भाई, 17 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए FTM, ठीक है, फास्ट ट्रैक तंत्र लॉन्च किया गया। और ये 40 से अधिक वर्षों में किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर, और क्या नाम है इसका देख सकते हो, डॉक्टर जो है क्रिश्चियन स्टोकर की जो है पहली भारत यात्रा है, ठीक है ना। ये 40 साल के बाद हुआ है ऐसा। युवाओं और पेशेवर की आवाजाही बढ़ाने के लिए भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम की घोषणा किया गया है। और आप इसमें देखेंगे तो IT दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोन्टन यूनिवर्सिटी के बीच समझौता यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट है, अभी बहुत ही ये चर्चा में था, तुर्की ने जो है क्या चीज़ का, तो आप देखेंगे तो COP31 का ना, COP31 का 1 के लिए जो है कॉफ ऑफ द फ्यूचर विजन पेश किया। ये क्या है जरा सा देख लो। तो 15 अप्रैल 2026 को UNFCCC की 31वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP31 की आगामी अध्यक्षता करने वाले तुर्की ने नया जो है रोड मैप का अनावरण किया। यह शिखर सम्मेलन की बात कर ले तो अंतालिया में होगा, और तुर्की की बात कर ले तो तुर्की आयोजन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर लूँ तो ये वार्ता का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया करेगा, ठीक है ना। नया विजन, ये बेसिक बातें हैं, देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन है कि AI से वैश्विक GDP में वृद्धि, WEF, ये क्या कहता है। तो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीक के कारण अगले 5 वर्षों में वैश्विक GDP में जो है कितना, तो 56
ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के बीच में, आप देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, भर भर के यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है, आप देख सकते हैं कि एआई स्मार्ट शहरों के लिए भारत जापान डेटा समझौता किसके किसके बीच में, भारत और जापान। देखो ये हेडलाइन से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जापान की जो है, तो दो देशों के बीच में ये समझौता हुआ है। तो जापान के ऑन इंस्ट्रक्शन इंक और भारत की जो है डेटा कावेरी सिस्टम के बीच में समझौता हुआ है। तो बेसिक चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि चीन ने उन्नत एलईडी तकनीकी हेतु दुर्लभ चंद्र खनिज का खोज कर लिया है। देखो भाई, चाइना द्वारा जो है चंद्रमा से खोजे गए 11वें ज्ञात खनिज जिसमें सीरियम मैग्नीशियम चेंजोसाइट की पहचान की घोषणा किया, और ये जो है अपने जो है फ्लोरोसेंट गुणों और रेयर अर्थ तत्वों के अनुमान के कारण उन्नत एलईडी उत्पादों को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो कौन कर लिया है भैया, चाइना ने कर लिया है। नेक्स्ट, फिनलैंड ने जो है दुनिया का पहला अस्थाई परमाणु जो है, दोबारा सुनिए, फिनलैंड ने दुनिया का पहला अस्थाई परमाणु अवशिष्ट वॉल्ट बनाया। ये क्या है जरा सा देख लो। तो फिनलैंड ने रेडियोधर्मी परमाणु कचरे के लिए दुनिया के पहले अस्थाई भूमिगत भंडार गृह को चालू जो है करने की तैयारी की घोषणा किया, और यह जो है 1.9 अरब साल पुराने बेड रॉक के अंदर जो है देख सकते हो 400 से लेकर 450 मीटर गहराई में स्थित है। परमाणु ईंधन को तांबे के कैप्सूल में सील कर, और आप सबको पता है ये चीज़ें, बेंटोनाइट क्ले एक विशेष मिट्टी जो विकिरण रिसाव से रोकती है, तो उससे ढक दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन डीएनए से छिपे हुए, अब किसका खोज कर लिया, तो आप देख सकते हो नियंडरथल समूह की खोज। अब देखो ये पोलैंड में जो है कोम्पेथियन पर्वत के उत्तर में स्थित, यहाँ पे देख सकते हो गुफा का, इसका नाम है अष्टजनिया गुफा से प्राप्त नियंडरथल दांतों के प्राचीन डीएनए का विश्लेषण यहाँ पे किया गया, और यह जो है डीएनए साइबेरियन प्रायद्वीप और उत्तरी जो है ना काकेसस के निरंडरथल से मेल खाता है। और ये निरंतर स्थल लगभग जो देखा जाए तो 40,000 साल पहले विलुप्त ये प्राचीन मानव थे। ठीक है ना, तो इसके बारे में तो पढ़े हैं, निरंतरथल लगभग ये 40,000 साल पहले विलुप्त मानव है ना, प्राचीन मानव थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ये चर्चा में क्यों है भाई, जरा सा देख लो। क्योंकि नासा ने 2026 में लॉन्च होने वाली नेसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की अंतिम जो है असेंबली पूरी कर ली है। इसका मुख्य जो है दर्पण 2.4 मीटर चौड़ा है, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल से कितना है भाई, 100 गुना बड़ा है। उद्देश्य इसका क्या है, तो आप सबको पता है कि डार्क एनर्जी और डार्क जो है, ये डार्क में बोल रहा हूँ, डार्क एनर्जी और डार्क मेंटर को जो है समझना, और आकाश गंगा जो है ना भाई, मिल्की वे आकाश गंगा के 3D चित्र बनाना इनका प्रमुख लक्ष्य है। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 10 लाख मील दूर जो है ना लैंग्वेज पॉइंट 2 जिसे L2 से काम करेगा। तो ये बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रज्ञा प्रणाली और ADCA 150, ये क्या है, जो कि DRDO का है, माफी चाहता हूँ, DRDO का है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो DRDO ने अंतरिक्ष सुरक्षा और नौसेना रसद को मजबूत करने के जो है लिए 2 प्रमुख स्वदेशी प्रणालियों प्रस्तुत किया। प्रज्ञा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो है रोबोटिक्स, जिसे हम लोग CAIR द्वारा विकसित ये है। AI सक्षम उपग्रह इमेजिंग प्रणाली है, जो वास्तविक समय में जो है निगरानी और आतंकरोधी प्रयासों में जो है यहाँ पे क्या करेगा भाई, मदद करेगी। ADC 150 की बात कर ले, 150 की बात कर ले, तो भारतीय नौसेना ने जो है P-81 विमान से एयर जो है ADC का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 का सफल परीक्षण किया। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, ये न्यूज़ में था। 150 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला जो है यह कंटेनर समुद्र में जहाज को रसद और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में सक्षम है। ADC 150 माइंड में रखिएगा, चर्चा में अभी था प्रज्ञा प्रणाली और ADC 150, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूज़ में है, तो पूछे जा सकते हैं दोनों से कुछ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है ग्रेट लैक्स के नीचे खोजी गई है 900 साल पुरानी दुनिया। अब ये क्या है, तो देखिएगा, यह प्राचीन स्थल अल्पेना एम्बरले रीज पर स्थित है, जो हिमयुग के दौरान भूमि पुल था ऐसा माना जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, हिमयुग के समय ये कहा जा रहा है भूमि पुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लिरीड उल्का बुछार, ये क्या है भाई, अभी ये भी न्यूज़ में था। तो नासा की
अंतरिक्ष यात्री जेसिका मिर ने ISS क्यूपोला विंडो लिरीड उल्का बोछार का तस्वीर साझा किया है, तो ऐसा इन्होंने बताया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पेस एक्स मंगल ग्रह पर, और यहाँ पे देखा जाए तो रोसालिंड फ्रैंकलिन रोवर लॉन्च करेगा। तो स्पेस एक्स जो है यूरोपीय नेतृत्व वाले एक्सो मार्स कार्यक्रम के रोसालिंड और फ्रैंकलिन रोवर को 2028 में मंगल ग्रह पर जो है लॉन्च करेगी। इसका लक्ष्य क्या है, तो मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान में जीवन के संकेतों का यह कह सकता है कि ये खोज करना इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रक्षेपण यान की बात कर ले तो इसका जो प्रक्षेपण यान है ये स्पेस एक्स को है ना बेहद शक्तिशाली, यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिया हूँ, फाल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कृत्रिम मंगल ग्रह की स्थितियों में जीवित रही कोशिकाएं। अब ये क्या है, तो प्रयोग से पता चला है कि साधारण एस्ट जो खमीर होता है, एस्ट हम लोग बायोलॉजी में पढ़े ना, तो उसके कोशिका उसका जो सेल होता है तो उसके जो है कोशिकाएं शारीरिक झटके और रासायनिक विषाक्तता दोनों को जो है सहन करने में ये सक्षम है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतरिक्ष में परमाणु रिएक्टर अस्थायी रूप से योजना, अंतरिक्ष में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना, माफी चाहता हूँ हो जाता है कई बार। तो देखो भाई, अमेरिकन स्पेस न्यूक्लियर पावर ज्ञापन के अनुसार अमेरिका ने 2028 तक कक्षा में 2030 तक चंद्रमा पर जो है परमाणु रिएक्टर तैनात करने की योजना बना रही है, ये अमेरिका कर रहा है ऐसा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे को जो है पार्किंसन की दवा में बदला, ये क्या है, अभी न्यूज़ में ये भी था। तो देखो भाई, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, क्या नाम है इसका, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने जेनेटिक्स आनुवंशिक रूप से शोधित ई कोलाई, इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम है थोड़ा सा देख लो, ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग करके पीईटी प्लास्टिक की जो है प्लास्टिक को पार्किंसंस रोग की दवा जिसे हम लोग कहते हैं लेवोडोपा में बदलने में जो है सफलता प्राप्त किया है। किसने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई साइबर सुरक्षा के लिए जो है GPT 5.4 साइबर लॉन्च किया। देखो भाई, यह रिवर्स इंजीनियरिंग करने में सक्षम है, सोर्स कोड तक पहुंचे बिना जो है सॉफ्टवेयर और खतरों का विश्लेषण ये कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला सेक्शन हम लोगों का है यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जितने भी क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस्पोम वेल द्वारा मानव जैसी भाषा के उपयोग के संकेत, ये मानव जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, प्रोजेक्ट CETI के अनुसार एस्पोम वेल मानव भाषा के समान संचार संरचनाओं का उपयोग कर सकती है, और वे जो है क्लिक, जिन्हें कोडा भी कहा जाता है, तो इसके माध्यम से संवाद करती है, जिनमें लय और अंतराल, इनका जो लय है और अंतराल की भिन्नताएं मानव स्वर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मानव स्वर जैसे हैं। एस्पोम वेल पृथ्वी पर दांतों वाला सबसे बड़ा जानवर है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्तनधारी में इसका मस्तिष्क सबसे बड़ा है, स्तनधारी में मस्तिष्क सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का है ना, आपको इसका थीम ध्यान रखना है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया भाई, दिल्ली में किया गया है। तो 22 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में अंटार्कटिक कन्वेंशन पर जो है इसका व्याख्यान हुआ है, और इस बार का जो थीम था 2026 का, ठीक है, आवर पावर आवर प्लानेट इस बार का थीम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मत स्किप करिएगा ऐसे क्वेश्चन। और इस साल का जो लक्ष्य था, ठीक है ना, इस साल का जो लक्ष्य है भाई 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करना, और 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में कितने % का, तो 60% की भारी कमी लाना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना। हालांकि अभी जो है वर्तमान में रामसर स्थल की जो संख्या हो गया है वो 100 हो गया है ना, आप सबको पता है, टोटल 100 हो गया है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या अब जो है कितना, 12 की जगह 13 हो गया है। खैर अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो कह रहे शेखा झील बनी भारत की 99 नंबर का रामसर साइट है ना। हालांकि अभी 100 नंबर का रामसर स्थल ये भी यूपी से ही खोजा गया है। तो वर्तमान में अभी जो हम आपको जून में दे रहे हैं क्लास, ठीक है, और जून की बात कर ले तो आज है 27 जून है ना, 27 जून 2026। तो आज तक जो है रामसर स्थल की संख्या 100 हो गया है ना। कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे। तो देखो भाई 22, अच्छा, रामसर स्थल प्रति साल जो मनाया जाता है रामसर दिवस ऐसे बोल सकते हो, आगे कोई बात नहीं, चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो देखो भाई 22 अप्रैल को अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 99 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसके साथ देखा जाए तो रामसर स्थल की संख्या जो है
यूपी में अब 12, तो ये जोड़ा गया था तो 12 हो गया था, लेकिन अभी 13 हो गया है, ठीक है ना, अभी 13 हो गया है। रामसर स्थल की संख्या यूपी में 13 हो गया है। कितना हो गया है? 13 हो गया है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और उसके बाद बिहार में जो है टोटल 6 रामसर स्थल है, तो तीसरे नंबर बिहार का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कायदे से हम आपको करवाएं। अगला क्वेश्चन है फिर से आपके सामने, कह रहा है कि भारतीय लैंडफिल शीर्ष मीथेन सुपर, है ना, उत्सर्जकों में शामिल, ये क्या है? तो देखो भाई, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना और महाराष्ट्र दो लैंडफिल दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर, है ना, पॉल्यूटर्स में जो है सूचीबद्ध है। और मैं आपको बता दूं, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना है, आप सबको पता है अर्जेंटीना में है, तो विश्व स्तर पर सबसे अधिक जो है प्रदूषणकारी पाया गया है। अगला क्वेश्चन जरा सा देख लो, ये क्वेश्चन क्या है कि नोवे इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का शुभारंभ हुआ है। तो 22 अप्रैल 2026 को जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में, कहाँ पे? तो नई दिल्ली में शुरुआत जो है इसका किया गया। मुख्य सम्मेलन 2022 से 26 सितंबर तक चलेगा। इसका लक्ष्य है भारत सरकार ने जो है भूजल पुनर्भरण और जल सुरक्षा के लिए मई 2026 तक जो है 1 करोड़ कृत्रिम पुनर्भरण संरचना बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है। साल्वीन नदी चर्चा में था। तो देखो भाई, साल्वीन नदी, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, ये जो साल्वीन नदी आप देख पा रहे हो, साल्वीन नदी, इसे रट लीजिएगा। अभी आपको हर एक न्यूज़पेपर में, इवन PIB तो 2 बार 3 बार इसको कवर किया है। तो साल्वीन नदी प्रदूषण संकट, ये क्या है? तो म्यांमार थाईलैंड सीमा पर, म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर है ये। तो म्यांमार और थाईलैंड सीमा पर बहने वाली साल्वीन नदी में आर्सेनिक, किसकी मात्रा? तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है, जिससे क्या है कि इसमें प्रदूषण की जो है खतरनाक स्तर का खुलासा हुआ है। कौन से नदी पर? साल्वीन नदी पर। कहाँ पे है? देख लिया है आपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि एटम फॉर नेट जीरो पहल, ये क्या है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IAEA कहते हैं, द्वारा सदस्य देशों को नेट जीरो लक्ष्य के लिए परमाणु ऊर्जा उपयोग में जो है समर्थन देने हेतु लॉन्च किया गया है। जनवरी 2026 में मिस्र में आयोजित जो है COP 27 जलवायु सम्मेलन के दौरान इसका जो है यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिक बात है, देख लो जरा सा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष के लिए इसरो का जो है G20 सैटेलाइट, ये क्या है मेरे भाई? तो इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने पुष्टि की कि जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम के अध्ययन के लिए विकसित G20 उपग्रह को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है G20, है ना। इसरो ने अब तक 34 देशों को 433 वाणिज्यिक उपग्रह को जो है लॉन्च कर चुका है, ठीक है ना। इसरो का लक्ष्य है 2040 तक चंद्रमा पर एक जो है भारतीय अंतरिक्ष को भेजना है ना, अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। समुद्रयान की बात कर ले, ये भारत का पहला मानवयुक्त महासागर अन्वेषण मिशन है ना, अन्वेषण मिशन है। और इसके तहत जो है मत्स्य 6000 नामक एक डीप सी समरसेबल वाहन 3 मनुष्यों को जो है समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि दुर्लभ खनिजों का अध्ययन किया जा सके। तो समुद्रयान आप देख सकते हो क्यों ये चर्चा में है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, हिमालय के ग्लेशियर पर जो है नया अध्ययन किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अलकनंदा बेसिन में 219 है ना अस्थिर हैंगिंग ग्लेशियरों की पहचान की गई है, जो हिमस्खलन और बाढ़ की चेतावनी देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे पूछेगा? तो अलकनंदा बेसिन में जो है 219 अस्थिर हैंगिंग ग्लेशियर की पहचान किया गया, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट, लद्दाख में जो है भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, है ना। पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क, देखो उपराज्यपाल लद्दाख के उपराज्यपाल जो है इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना ने विश्व विरासत दिवस 19 अप्रैल के अवसर पर जो है देखा जाए तो लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क की जो है आधारशिला जो है यहाँ पे रखा गया, ठीक है। पेट्रोगिल्फ पार्क की बात कर लो तो ये जो है प्रागैतिहासिक चित्र, प्रतीक और नक्काशी है, जिन्हें प्राचीन समुदाय द्वारा सीधे चट्टान की सतह पर उकेरा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन है कि भारत ने COP 33 जलवायु शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी वापस लिया है। कौन सा? COP 33। देखो भारत ने 2028 में होने वाले COP 33 की मेजबानी की दावेदारी जो है वापस ले ली है। कारण है ये कि 2028 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की समीक्षा का जो है हवाला दिया, और PM मोदी ने 2023 में दुबई में COP 28 के दौरान मेजबानी का प्रस्ताव रखा था हालांकि, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये चर्चा में था तो एक लाइन में लिख दिया हूँ। मेघालय की गारो पहाड़ियों में, इस लाइन को दोबारा से देखिएगा, कैला मारिया नामक सांप, कौन सा सांप है भाई? कैला मारिया नामक सांप की नई प्रजाति दिखा गया है। कहाँ पे? मेघालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स हम लोगों का, आप देख सकते हो अगला सेक्शन है रिपोर्ट एवं सूचकांक के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2026 जारी किया गया। सबसे भुखमरी जो है ना पाकिस्तान में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे जब मैंने कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कर रहा है ग्लोबल फूड क्राइसिस रिपोर्ट 2026 कहता है। तीव्र भुखमरी का सामना कर रहे हैं जिसमें 10 जो देश है, पाकिस्तान तो है ही पहले नंबर पे, उसके बाद अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, यमन है। ये जो देश है ये गंभीर खाद्य संकट वाले देशों में शामिल है, तो पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि हुआ है, और ये कौन रिपोर्ट दिया है? तो एनएसएसओ के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है। क्या कह रहा है जरा सा देख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा कवरेज 2017-18 में कितना था? 14.1% था, और 2025 में 47.4% हो गया। शहरी कवरेज जो है 19.1 से बढ़कर 44.3 हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से जो है जाहिर सी बात है आगे निकलना ही तय है, वो निकला है। मुख्य कारण है सरकारी योजनाएं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 45.5% आबादी का कवर करती है। आउट ऑफ ना पॉकेट, ये बेसिक बातें हैं, आप इसे देख सकते हो। तो प्रति अस्पताल भर्ती औसत खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में 31,484 और शहरी क्षेत्रों में 38,688 रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की WPI मुद्रास्फीति 38 महीनों के उच्च स्तर पर। देखो भाई, मार्च 2026 में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर जो है 3.88% सालाना हो गई है। प्रमुख कारण है कच्चे तेल की कीमतों में कितना का? तो 51.6% का भारी उछाल और पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण। तो कारण अगर ऐसे तत्वों से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि क्या कारण रहा है, तो पश्चिमी एशिया संघर्ष तो माइंड में रखिएगा ही, तो प्रश्न वहाँ पे स्टेटमेंट में देगा, तो आँख कान खोल के रखिएगा एग्जाम हॉल में, है ना। मैं बार बार ये चीज़ आपको बोलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। जाहिर सी बात है ये भी जारी जो किया गया है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, है ना। अब देखो भाई, इसमें भी पाकिस्तान पहले नंबर पे है, तो कितने स्कोर के साथ? 8.574 स्कोर के साथ पाकिस्तान सूची में पहले स्थान पे है। भारत सूचकांक में 13वें स्थान है भारत का, है ना। 2025 में आतंकवादी हमलों में देखा जाए तो 5582 लोग मारे गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% की कमी को दर्शाता है। नया केंद्र जो है आप ये देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है कि टैक्सन इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026, ये रिपोर्ट क्या कहता है, ठीक है ना। टैक्सन इंडेक्स इंडिया टेक, है ना, एनुअल फंडिंग रिपोर्ट। भारत जो है टेक स्टार्टअप फंडिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना के बाद भारत का स्थान कौन सा है ना। तो टेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत का स्थान चौथा है। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरे नंबर पे जो है ब्रिटेन है, और तीसरे नंबर पे चाइना है, और चौथा स्थान 4th नंबर है भारत का, है ना। इसमें शीर्ष जो क्षेत्र है देखो भाई, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 2025-26 के दौरान 6 नए जो है यूनिकॉर्न उभरे, जैसे मीशो, ग्रो, लेंसकार्ट, ये सब है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करें, नीति आयोग की महिला ऋण बाजार पर रिपोर्ट। अब देखो, नीति आयोग की महिला ऋण बाजार पर रिपोर्ट ये क्या कहता है? तो देखो भाई, 7 अप्रैल 2026 को फ्रॉम बोअर्स टू बिल्डर्स वुमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं के पास 76 लाख करोड़ का क्रेडिट, है ना, क्रेडिट जो है पोर्टफोलियो है। कुल आप देखेंगे तो सिस्टम क्रेडिट का 26%, ठीक है। चलो, NSE और IGX द्वारा भारत का पहला घरेलू प्राकृतिक गैस जो है डेरिवेटिव्स, ये क्या है? तो 1 अप्रैल, कब ध्यान रखना ये डेट, तो 1 अप्रैल 2026 को NSE और इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसे हम लोग IGX कहते हैं, इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च करने की घोषणा किया है। और इस इंडेक्स ऑफ इंडिया पर आधारित इंडियन नेचुरल गैस, है ना, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पे पेश करेगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे तो आप बोलिएगा कि सर ये PIB में तो ये न्यूज़ आया था, है ना, द हिंदू में ये न्यूज़ था, तो आपने कवर नहीं किया। इसलिए मैं सब कुछ कवर करता हूँ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है, आ रहा है क्वेश्चन यहाँ से। अगला सेक्शन है हम लोग का योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो भाई, अटल पेंशन योजना में जो है 9 करोड़ कुल सकल नामांकन। देखो भाई, 2025-26 में 1.35 करोड़ से अधिक नए ग्राहक जुड़े हैं, है ना, जो कि लॉन्च के बाद सबसे अधिक है 25-26 में। ध्यान रखिएगा, ये डेटा पूछा जा सकता है। 9 मई 2026 को यह योजना 9 मई को शुरू किया गया था, 9 मई 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को
1,000 और 1,000 से लेकर 5,000 तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देता है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अटल पेंशन योजना सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण हुआ है किस साल में और ये शुरू कब किया गया था, तभी न्यूज़ में था। पात्रता की बात कर ले, कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो भाई देखो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो आप इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, PMGSY तीसरा का मार्च 2028 तक विस्तार। ये क्या है भाई, 17 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, योजना तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड है, ये 3 कर लीजिएगा, जो कि आपने देखा ही है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसे 3 कर लीजिएगा। ठीक है, योजना 3 2025 को आगे बढ़ाकर जो है 2028 तक ये जारी रखने की मंजूरी दिया है। तो बजट में वृद्धि जो किया गया है देख सकते हो, 80 कुल परिव्यय का 80,250 करोड़ से बढ़ाकर जो है 83,977 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2000 में शुरू किया गया था, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, PM है ना, इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इंटर्नशिप होगा। ठीक है, PM जो है, PM इंटर्नशिप है ना, इंटर्नशिप योजना 2026 में बदलाव। देखो भाई, अब कंपनियों के लिए जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब CSR की बाध्यता हटा दी गई है, जिससे सभी कंपनियां जो है इसमें भाग ले सकती हैं। नया क्षेत्र है सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मतलब GCCS शामिल है। ठीक है ना, तो एज और पात्रता जो है न्यूनतम 21 से घटाकर 18 साल किया गया, अधिकतम 24 से बढ़ाकर 25 साल है ना। ग्रेजुएट और PhD अब पात्र है। तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PM कुसुम योजना अभी चर्चा में था, इसका समय सीमा बढ़ा के ना 2027 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अच्छा, PM कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में किया गया था, तो ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है शुरू किया गया था कब, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि भाई इसका शुरुआत कब हुआ था। तो 8 जो है अप्रैल 2015 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम चर्चा में था, तो इसरो द्वारा स्कूली छात्र के लिए युविका 2026 के लिए पंजीकरण 31 मार्च 2026 तक जो है किया गया। उद्देश्य है स्कूली जो है ना, स्कूली छात्रों को STEM जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और जो है गणित करियर को बढ़ावा देना है। इसरो द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, 2 सप्ताह का जो है ये आवासीय कार्यक्रम है और कक्षा 9 के छात्रों के लिए, ये जो लोग कक्षा 9 में है तो वो लोग इसके लिए पात्र हैं। ग्रामीण छात्रों के लिए 15% सीटें जो है आरक्षित किया गया। अभी ये क्वेश्चन है, मेघालय में जल जीवन मिशन 2.0 जो है शुरू किया गया है, ये चर्चा में था, थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि ये जो मिशन शुरू किया गया था 2019 में, मेघालय वाला अभी ये न्यूज़ में है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, भारत की पहली डिजिटल जनगणना का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल 2026 को है ना, 26 को भारत सरकार ने जनगणना 2027 का पहला चरण की शुरुआत जो है 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये पहला चरण आप सबको पता ही है। यह देश का 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है स्वयं गणना प्रक्रिया की पूरी करने वाली पहली जो है ये नागरिक जो है बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं और ये ढेर से बात है, जो कि भारत का प्रथम नागरिक जो हमारे देश के राष्ट्रपति होता है, तो आप सबको पता ही। अगला जो है डेटा बैंक, उद्योग और वित्त, इससे कुछ बातें ध्यान रख लीजिएगा। डेटा बैंक को एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहता है ये, है ना, खासतौर पे आर्थिक समीक्षा और बजट और साथ में जो बैंकिंग वाला डेटा होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड जो है ऊंचाई पर पहुंचा है। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो है भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड जो है देख सकते हो कितना, तो 72,325.82 करोड़, और यहाँ पे अगर बिलियन में देखा जाए तो 8.28 बिलियन डॉलर, और मात्रा की बात कर ले तो यह जो है 19.32 लाख मैट्रिक टन पार कर लिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे 2-3 डेटा ही ध्यान रखना। अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका 2.32 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर है ना, ये बना रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भाई कि भारत ने क्या किया, तो मेरी टाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दिया। ये क्या है, तो देखो भाई 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ स्वीकृति। उद्देश्य है कि अस्थिर समुद्री मार्गों से जो है गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, चाइना बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। इतना महत्वपूर्ण है, चाइना बन गया है। ठीक है, तो अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना ने फाइनेंशियल ईयर जो है 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत का चीन को निर्यात जो किया है भाई देख सकते हो, तो 19.47 अरब, जिसमें 36% की बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है ना, इतने अरब।
और चीन से आयात जो हुआ है, चीन से जो आया है सामान आप देख सकते हो डॉलर में, तो 131.63 मतलब 63 अरब 16% की बढ़ोतरी। तो भारत जो यहाँ पे निर्यात जो किया है, भारत अपना सामान भेजे हैं तो 36% की बढ़ोतरी। व्यापार घाटा रिकॉर्ड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चलो, भारत का पहला जो है चीज निर्माण SEZ नाम आपने जरूर सुना होगा, कोई बात नहीं, देख लो। तो टाटा सेमीकंडक्टर गुजरात के धोलेरे में 66.166 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है भारत का पहला चिप निर्माण SEZ स्थापित करेगा। कहाँ पे तो पूछा जाए कहाँ पे, तो गुजरात के धोलेरा में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मुंद्रा जो है ना, मुंद्रा बंदरगाह बना भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुंद्रा बंदरगाह जो है किस राज्य में है। तो मुंद्रा बंदरगाह आप सबको पता है कि गुजरात में है ना, गुजरात में है ना, गुजरात राज्य में है। तो मुंद्रा पोर्ट एक जहाज से कितना, तो 6008 कारों का निर्यात के साथ भारत का देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है ऑटोमोबाइल निर्यातक केंद्र बन गया है, ठीक है। अगला देख लीजिए, पे पॉइंट इंडिया। ये क्या है भाई, देखो RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली CPS सदस्यता पाने वाली पहली जो है निजी फिनटेक कंपनी बन गई है। और इस कंपनी को मध्यस्थ बैंक के बिना नेफ्ट और RTGS जैसे भुगतान प्रणालियों तक पहुंच मिलेगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, ठीक है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। अगला है भाई, देख लो, RBI ने डिजिटल भुगतान ई-मेडेट है ना, ई-मेडेट फ्रेमवर्क 2026 जारी किया है। तो देखो 15,000 से अधिक आवर्ती भुगतान पर जो है AFA अनिवार्य और 24 घंटे पूर्व अलर्ट की आवश्यकता, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ये BSE इंडेक्स सर्विसेज द्वारा हाउसिंग फ्रेमवर्क फाइनेंस सेक्टोरल है ना, सेक्टोरल बेंचमार्क लॉन्च किया है। ये थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का गैर जीवन बीमा प्रीमियम 9.2 का बढ़ोतरी हुआ है। तो सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 9.2 बढ़कर जो है 3.35 लाख करोड़ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन के लिए RBI के नए दिशा निर्देश है। आप सबको बताइए है कि RBI ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में ग्राहक की देयता समिति करने, है ना, सॉरी देयता समिति होना चाहिए, सीमित जो है करने और छोटे धोखाधड़ी के लिए जो है स्पष्ट मुआवजा तंत्र बनाने हेतु जो है 2017 के निर्देश में संशोधन किया है। तो पूछे जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना कौन से संशोधन में, 2017 का जो संशोधन था, नियम था, उसमें संशोधन किया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला सेक्शन हम लोगों का है चर्चित व्यक्ति। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो गौतम अडानी सभी लोग जानते हैं, है ना, जो कि ये, तो गौतम अडानी जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। और दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। तो गौतम अडानी पहले नंबर पे, है ना, आ जाता है इस रिपोर्ट के अनुसार। बॉलीवुड अभिनेत्री जिसका नाम है सयानी गुप्ता, तो हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पायल नाग 18 वर्ष के हैं। ये 4 अप्रैल को बैंकॉक में विश्व पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में जो है गोल्ड जीत कर जो है इतिहास रचा है। और इन्होंने आदर्श शीतल देवी को 139 से 136 से ये हराए हैं, ठीक है। और हालांकि इनका देखा जाए तो 8 वर्ष की उम्र में बिजली के झटके के कारण जो है बिजली का झटका लगा था इन्हें, तो इनके हाथ पैर वो गवा बैठे थे, है ना, पायल। और पायल की बात करें तो ये अनाथा में पली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है, थोड़ा सा देख लो। ऑर्थर लॉ की बात कर लो तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2026 यंग ग्लोबल लीडर्स के रूप में इन्हें चुना गया है, ऑर्थर लॉ को, ठीक है। जॉन स्टर्न की बात कर ले तो एप्पल का नया CEO इन्हें चुना गया है। और अनंत स्वरूप की बात करें तो भारतीय उद्योग परिषद मतलब फिक्की के महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। सुनील वाजपेयी की बात करें, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कार्यभार इन्होंने संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलियाई सेना की चीफ नियुक्त किया गया है इन्हें, थोड़ा सा ध्यान रखना। संजय खन्ना की बात कर ले तो भाई BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है भाई इन्हें। सज्जा परवीन चौधरी की बात कर ले तो पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रेकर्स ने जो है इन्हें अपना CEO और पूर्णकालिक डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दीप जो है, दीप जारीवाला भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, तो इन्हें UTORNL गवर्नर चेयर का जो है क्वांटम डिवाइसेज है ना, डिवाइसेज नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मीन ऑन्ग हाइंग की बात करें तो ये म्यांमार संसद की म्यांमार संसद ने इन्हें अपना राष्ट्रपति चुनाव, तो इन्हें अपना राष्ट्रपति चुना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसने, तो म्यांमार ने जो है मीन ऑन्ग ह्वाइंग को जो है म्यांमार की संसद ने अपना राष्ट्रपति चुना है, ठीक है। ये पहले जो है मीन ऑन्ग ह्वाइंग की बात कर ले तो ये पहले सैन्य प्रमुख थे, अब उस पद से इस्तीफा देकर इस पद को ग्रहण किया है।
और निशा मेहता की बात कर ले भाई, एम्स नई दिल्ली के पूर्व छात्रा, नेपाल की स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री के रूप में शपथ लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं निशा मेहता, ठीक है। AR रहमान अभी चर्चा में था, तो यामा म्यूजिकल इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। अगला यहाँ पे निधन वाला सेक्शन को देख लीजिए। तो देखो भाई, डॉक्टर गोपाल राव पाटिल की बात कर ले तो प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और पूर्व राज्यसभा सदस्य, लातूर में 94 वर्ष की एज में निधन हुआ था इसका। ऑस्कर स्मिथ की बात कर ले तो ब्राज़ील के दिग्गज बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और 58 साल की एज में इनका निधन हो गया था। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे मशहूर गायिका आशा भोसले, इनका भी निधन 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में हुआ था, आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन आशा भोसले यहाँ पे हैं, 92 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है ना। पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, नेशनल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित आशा भोसले को ये सब पुरस्कार, मशहूर गायिका है भाई, आपको पता ही होना, गायिका थी और इन्हें ये सब प्राप्त था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, CD गोपीनाथ की बात करें तो भारत का सबसे वरिष्ठ टेस्ट क्रिकेटर और 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत की है ना, और टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे, आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पे देख सकते हो, मोहसिना किदवई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और ये 94 नोएडा में 94 दिवस या वर्ष बोल सकते हो, इसके एज में इनका निधन हो गया। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा माई लाइफ इन इंडिया पॉलिटिक्स लिखी है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मोहसिना किदवई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पुरस्कार एवं सम्मान को एक बार देख लीजिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 की बात कर लूँ तो ये दिया गया महिला जलवायु रक्षकों को। कोलंबिया कार्यकर्ता युवेलिस नातालिया मोरालस बेलंको ने जो है मैग्डेलेना नदी के किनारे इको पेट्रोल और यहाँ पे आप देख एक्शन मोबिल को है ना फ्रैंकिंग परियोजनाओं को रोकने के लिए अगवाली आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया है, तो भाई उन्हें मिला है, ठीक है। अन्य विजेता आप देख सकते हो, एक बार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला यहाँ पे है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 की बात कर ले तो आयोजन जो है यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, स्पेन के जो है मैड्रिड में हुआ है, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, आप सबको पता है इस वर्ष का। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है आर्यना सबलेंका, और इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टीम पेरिस सेंट जर्मेन, और खेल प्रेरणा पुरस्कार जो है टोनी क्रूज को मिला है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पुलिस रंग की बात करो तो उड़ीसा पुलिस को भारत में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान और राष्ट्रपति पुलिस रंग प्रदान किया गया, ठीक है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर की 19 वर्षीय शीतल देवी को विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया गया, तो आप सबको पता ही होना चाहिए। चर्चित स्थल की बात कर ले तो दुर्गापुर, अभी ये हाल ही में चर्चा में था, तो यह जो है CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, दुर्गापुर। अच्छा, अगर राज्य पूछा जाए तो भाई वेस्ट बंगाल में है ये, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिक्किम की बात कर ले, ये चर्चा में था, तो भारतीय सेना के जो है त्रिशक्ति कौर ने सिक्किम के जो है एक सीमा गाँव में सिक्किम सुंदरी नामक जो है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया, जो सिक्किम का पहला जो है ऐसा स्टेशन है। वनतारा गुजरात में है, आप सबको पता है, वनतारा ने गुजरात के जामनगर में वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है समर्पित दुनिया का पहली जो है एकीकृत ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा किया। उसके बाद अगला ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अमरावती भी उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आंध्र प्रदेश अमरावती में जो है लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन किया और आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी जो है घोषित करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया है, ठीक है। सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा डॉस्टलीग का 7वां संस्करण हुआ है तो किस देश के बीच में हुआ था? देखो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 12 से 25 अप्रैल के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? उज्बेकिस्तान में हुआ है ना। तो डॉस्टलीग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसका यहाँ पे एक्सरसाइज ब्रह्मशस्त्र है ना, ब्रह्मशस्त्र की बात कर ले तो भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, साइक्लोन 4 का मैं बात करूँ तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है और मिस्र के अनसास में आयोजित किया गया है 9 से 17 अप्रैल में, ठीक है। फ्रिंगेट INS त्रिकंद की बात कर ले तो भारतीय नौसेना और फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल फ्रिंगेट INS त्रिंकद 7 अप्रैल को केन्या में जगह है ना मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चर्चा में था और यह जो है दक्षिण पश्चिमी भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती का हिस्सा है ये, और वापसी पर जो है केन्या नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्टेमिस 2 है ये, आर्टेमिस 2 की बात कर ले तो नासा द्वारा जो है 1 अप्रैल 2026 को ये लॉन्च किया है, ठीक है ना, ये को होना चाहिए, को लॉन्च किया। और अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा की ओर पहली ये क्रूड जो है यात्रा
स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS का उपयोग करते हुए 4 अंतरिक्ष यात्री, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, टीट जो है, वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर है ना, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसल ओरियन कैप्सूल में जो है कितने, तो 10 दिनों के मिशन पर चंद्रमा की कक्षा में गए। तो ये पूछे जा सकते हैं। आर्टिमिस है ना भाई, हाँ आर्टिमिस दूसरा नासा के द्वारा ये प्रक्षेपण किया गया है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो IONS समुद्री सुरक्षा अभ्यास, ये तो अभी हम आपको पिछले वीडियो में भी करवाए थे। तो ये केरल के कोच्चिन में भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी के तहत जो है एक महत्वपूर्ण समुद्री सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका सहित 12 देश के नौसेना प्रतिनिधियों ने भाग इसमें लिया, ठीक है ना। भारत ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद 2026-28 के लिए IONS की अध्यक्षता संभाली है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चर्चित व्यक्ति की बात कर ले भाई, चर्चित पुस्तक सॉरी, तो टाइड ऑफ टाइम, ये मैं बात करूँ इसका तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो सुधर्मा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड कैपिटल पूछा जाए, मतलब दिल्ली में प्रकृति की खोज, नेहा सिन्हा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और आर्मिची मुंबई की बात कर ले तो कहानियाँ और कविताओं, मेरा शहर गुलजार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में था। और बेगम समरून की बात करूँ तो बेगम समरू पूछा जाए, रिपीट कर दे रहा हूँ, तो भाई ईटा मुखौती, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसको तो लिखा गया है। महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लो भाई, 1 अप्रैल को RBI का आप सबको पता है कि 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जैसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आर्टेमिस जागरूकता दिवस, और इस बार का जो थीम था तो ऑटिज्म एंड जो है ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता और है ना माइन एक्शन में सहायता दिवस के रूप में मनाया गया है। इस बार का जो थीम था इन्वेस्ट इन पीसेस, इन्वेस्ट इन माइन एक्शन, ठीक है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो थीम था स्पोर्ट है ना, बिल्डिंग ब्राइडिज, ब्रेकिंग बैरियर, इस बार का थीम था। 10 अप्रैल को जो है विश्व हेम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, और हेम्योपैथी फॉर इस बार का जो थीम था, तो हेम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ इस बार का थीम था। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीबिया दिवस मनाया जाता है, इस बार का थीम था निदान देखभाल की ओर पहला कदम, ठीक है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिकता सेवा दिवस मनाया जाता है। खेल परिदृश्य का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बार देख लीजिएगा। मिचेल स्टार्च, दीप्ति शर्मा विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है, एक बार ये सब आप ना जब मैं बुकलेट दूंगा तो जल्दी जल्दी में देख लीजिएगा, ठीक है। सुनील नारायण जो है IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं, आप देख सकते हो। फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए भारत का चयन जो है, देखो भारत उन 12 देशों में शामिल है जिन्हें फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए चुना गया है। फीफा महिला सीरीज 2026 का आयोजन जो है, ये पूछे जा सकते कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन जो है नैरोबी केन्या में होगा। भारतीय टीम ने मिलावी को जो है 2-3 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑस्ट्रेलिया ने केन्या को हराकर खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? केन्या को हराया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का 8वां संस्करण, ये आयोजन मालदीव के माले में होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। विजेता बांग्लादेश, और भारत को जो है पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, ठीक है। स्कोर जो है आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे ताशकंद को जो है 2027 वर्ल्ड है ना वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान ताशकंद को, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ने आधिकारिक रूप से उज्बेकिस्तान के ताशकंद को 13वें संस्करण जून 2027 की मेजबानी के लिए चुना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 आयोजन जो है, ये भी पूछे जा सकते हो, चाइना के निंगबो में, चीन में होगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजन जो है, ये भी किर्गिस्तान में होगा, बिश्केक किर्गिस्तान में होगा। भारत का प्रदर्शन जो है, इसमें भारत टोटल, अच्छा इसमें इसका आयोजन हो चुका है ऑलरेडी, आप सबको पता होना चाहिए। भारत टोटल 17 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 6 रजत है और 9 कांस्य पदक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्वर्ण विजेता आप देख सकते हो सुजीत कुमार है 45 kg का, अभिमन्यु 17 किग्रा में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपर ऑस्ट्रेलिया लेडीज जो है लिंक 2026 टेनिस की बात करें तो ये एक बार देख लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अभी इस बार ये थोड़ा सा चर्चा में था, मियामी ओपन 2026 टेनिस है। तो एकल की मैं बात कर लो, पुरुष एकल की बात करूँ तो ये जैनिक सिनर इटली के हैं, ये जीडी लेहेका को हराया है, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। महिला एकल में आर्याना सबलेंका ने जीता है भाई। उसके बाद ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, या ये भी देख लीजिएगा, ITTF पुरुष एवं महिला विश्व कप का जो है कमाऊ 2026 टेनिस में। हालांकि ये सब पूछता नहीं है, BPSC के एग्जाम में ये सब नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार देख लीजिएगा क्या देखने में क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप, चूँकि 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग इसमें 600 युवा मुक्केबाज, 350 लड़के और 250 लड़कियां इसमें शामिल हुआ, ठीक है। उसके बाद ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 का एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजन जो है ये मंगोलिया में हुआ। जगह का नाम पूछेगा तो उलान बटोर है ना, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, ठीक है, और भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
पहले स्थान पर काजाकिस्तान है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत ने 5 स्वर्ण जीता, 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीता, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हुआ जून महीने का, ठीक है। और जुलाई भी जो है 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा पूरा मंथ का करंट अफेयर्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जनवरी 2026 से लेके, है ना, और जुलाई 2026 तक का एक ही में कंपाइल करके दे देंगे 6-7 महीने का। उसके बाद जनवरी 2025 से लेके दिसंबर तक एक वीडियो में कंपाइल करके दे देंगे, ठीक है। प्रिंट आउट करवा लीजिएगा इसका PDF ना, मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, कंप्लीट आपको बुकलेट इसका मिल जाएगा जून महीने का, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ। बाकी 72वीं BPSC का जो टारगेट बैच चल रहा है उसमें आना चाहते हो तो मात्र 999 पे करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि हमें टारगेट बैच में आना है, तो इस नंबर पर 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी को जारी रखिए और हम आपको 100 वीडियो सारे सब्जेक्ट का दे ही रहे हैं, बस उतना कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।